नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा एक नया टॉपिक मैट्रिसेस चैप्टर का फिर से स्टार्ट करते हैं, जो आपके 12th मैथमेटिक्स में बहुत काम का है। ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं आव्यूह का परिवर्त। इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। अब ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक होता क्या है? ठीक है, अर्थात किसी भी आव्यूह का हम परिवर्त कैसे निकालते हैं, तो इसको समझते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, किसी आव्यूह के पंक्ति व स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। देखो, किसी भी आव्यूह का यदि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, इट मीन्स पंक्ति को स्तंभ बना दोगे और स्तंभ को क्या बना दोगे, पंक्ति बना दोगे, तो आपको आव्यूह का क्या निकल जाएगा, ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या बनेगा, यदि आव्यूह A इक्वल AIJ M क्रॉस N है, किस ऑर्डर का है, M क्रॉस N कोटि का आव्यूह है, का परिवर्त, ठीक है, का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त जो बनेगा वो भी एक आव्यूह होगा। ठीक है, इस परिवर्त को हम कहते हैं A डैश। देखिए इसका सिग्नल क्या है, A का परिवर्त क्या हुआ, A डैश। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा N क्रॉस M होगा। अब देखिए हुआ क्या इसमें कि आपके I पंक्ति को दिखा रहा था, J स्तंभ को दिखा रहा था, तो I और J आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इट मीन्स जो I है वो J बन जाएगा, J I बन जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, AIJ किस में चेंज हो जाएगा, AJI में चेंज हो जाएगा और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, N क्रॉस M। पहले M क्रॉस N था, इट मीन्स जो रो है वो कॉलम में चले गए और कॉलम कहाँ आ गए, रो में आ गए। देखिए N स्तंभ थे तो वो पंक्ति बन गए, M पंक्ति थे वो क्या बन गए, स्तंभ बन गए। ठीक है, तो आव्यूह के परिवर्त निकालने में बड़ा आसान सा आपको स्टेप यूज करना है। क्या करना है कि पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल देना है। इट मीन्स एक एग्जाम्पल में दिखाते हैं। ठीक है, और एक ख्याल कीजिए कि किसी भी आव्यूह का यदि आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। एग्जाम्पल में हम क्या आएंगे, फॉर एग्जाम्पल A बराबर अगर हमको दिया है 1 2 3 0 -1 2 है नी, का परिवर्त अगर मेरे को निकालना है तो मैं इसको A डैश इक्वल क्या कहूँगा, इसके जो पंक्ति है ये पहली पंक्ति कॉलम चली जाएगी। इट मीन्स क्या हो गया, 1 2 3 हो गया और दूसरी पंक्ति कॉलम में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0 -1 और क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो इसका मतलब पहले वाले आव्यूह में ऑर्डर क्या था इसका, 2 क्रॉस 3 था। देखिए अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो ऑर्डर क्या था, पहले में 2 क्रॉस 3 था। अब जो ऑर्डर लिखूँगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो गया। 3 क्रॉस क्या हो गया, 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि जितनी हमारी पंक्ति थी, पंक्ति में 3 एलिमेंट थे, वो 3 एलिमेंट किस में चले जाएंगे, हमारे ये कॉलम में चले गए। अब 3 एलिमेंट कॉलम में गए तो कॉलम क्या बनाएंगे, हमारे रो बनाएंगे, तो 3 रो बन गए। और जो दो कॉलम, जो हमारे 2 रो थे, ये थे ना, ये कॉलम का एलिमेंट, ये किस में चले गया, पंक्ति में चले गया। तो उससे वो हमारे क्या बना देंगे, 2 कॉलम बना देंगे खड़े में। तो इसलिए परिवर्त निकालना आ गया। अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। अगर सपोज दैट मेरे को एक आव्यूह A इक्वल दिया हुआ है, -1 2 दिया है, तो इसका यदि मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो A डैश इक्वल क्या हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा। बस इजी, आपको रो को कॉलम में डाल देना है, कॉलम को रो में डाल देना है, तो आपका आव्यूह का क्या निकल जाएगा, ट्रांसपोज निकल जाएगा। बड़ा इजी। ठीक, अब हम इसी में इसकी प्रॉपर्टियां सीखते हैं। किसकी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टियां। ठीक है, आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म आते हैं। आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म।
प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आव्यूह परिवर्त के पहला गुणधर्म क्या हुआ? फर्स्ट गुणधर्म, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल ए होता है। देखिए कोई भी मैट्रिक ए दे रखा, उसका ट्रांसपोज करेंगे और उसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा। देखिए कैसे, अगर आपके पास लेट ए इक्वल हुआ ए आई जे हुआ, किस ऑर्डर का है? एम क्रॉस एन का है। तो अगर आप ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए जे आई बन जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम हो जाएगा। अब इसका फिर से मैंने ट्रांसपोज निकाला, ए डैश का होल डैश निकाला, तो फिर से ए जे आई किस में बन जाएगा? आई जे। तो क्या बन जाएगा? ए आई जे। और एम क्रॉस एन फिर से किस में हो जाएगा? एम क्रॉस एन में हो जाएगा। देखिए ये देखिए, पहली बार में आई जे चेंज हुए तो क्या बना? जे आई। फिर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला तो जे आई फिर क्या बन गए? आई जे बन गए। तो ऑर्डर बदलते रहेगा ना। तो घूम फिर के जो ए डैश का होल डैश है वो फिर से किसके इक्वल आ गया? इक्वल किसके हो गया? ए के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब किसी भी आव्यूह का दो बार यदि ट्रांसपोज निकाल देंगे, पहली बार निकाला फिर उसका भी ट्रांसपोज निकाला, तो वही मैट्रिक आपको दोबारा मिल जाएगा। क्लियर? ठीक, तो पहली, अब डेरिवेशन बड़े इजी है, आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है k इंटू ए डैश इक्वल होगा के ए का होल डैश। आपने k जहाँ पर वेयर k इक्वल हमारा कांस्टेंट है, k क्या है? कोई भी एक अदिश है। ठीक है, आपने ट्रांसपोज निकाल के उसको k से इंटू किया, या पहले k से इंटू किया फिर ट्रांसपोज निकाला, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हर एलिमेंट k से गुणा हो जाएगा, दोनों कंडीशन में होगा, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन आते हैं, ए बी का ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब क्यों हो रहा होगा समझ गए होंगे। यहाँ पर पहले आपने ऐड किया फिर ट्रांसपोज निकाला, यहाँ पर पहले दोनों का ट्रांसपोज निकाला फिर ऐड किया, क्योंकि रो और कॉलम तो इंटरचेंज हो ही रहे हैं ना, तो उससे वैल्यू में कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको आप डेरिवेट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर ए बी का यदि होल ट्रांसपोज करेंगे, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, कभी नहीं होगा। ठीक है, ये जो ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? बी डैश इंटू ए डैश हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गुणनफल होने के लिए पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर होती है। वो पढ़ा था ना, ये पहले आव्यूह का ऑर्डर m क्रॉस n है तो दूसरे का ऑर्डर क्या होना चाहिए? n क्रॉस p होना चाहिए। इट मीन्स पहले वाले में स्तंभ और दूसरे वाले में पंक्ति क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी गुणनफल क्या होगा? तभी हम आव्यूहों को गुणा कर सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन तभी तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ए बी को करने के लिए बी को पहले लेना पड़ेगा ट्रांसपोज में। क्यों? क्योंकि वो पंक्ति और स्तंभ तो इंटरचेंज हो रहे हैं, है नहीं? तो इसलिए इसको आप एक बार नोट करेंगे, और ये इसके क्या है? आव्यूह परिवर्त के हमारे गुणधर्म हैं, तो इनको ढंग से एक बार नोट कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं, इसके बाद एक डेफिनेशन और आते हैं, इसको हम कहते हैं सममित आव्यूह। क्या बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक होगा क्या? ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगा क्या? इसकी डेफिनेशन को अगर हम लिखते हैं तो क्या बनेगा? तो क्या हुआ? एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एम। अब m क्रॉस m क्यों लिखा? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह a इक्वल ए आई जे एम क्रॉस m सममित होगा, सममित होगा जब a ट्रांसपोज इक्वल a हो। क्या समझे इसका मतलब? कि सिमेट्रिक मैट्रिक में आपका कि कोई भी आव्यूह सिमेट्रिक कब होगा? जब उसके ट्रांसपोज की वैल्यू उसी मैट्रिक के इक्वल हो जाए। अर्थात आपने आव्यूह का ट्रांसपोज निकाला और दोबारा वही आव्यूह आपको मिल गया,
तो उस कंडीशन में आव्यूह मेरा कैसा आव्यूह होगा, एक सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे बना रहे हैं उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, ए इक्वल देखिए 1 2, ठीक 2 4, देखिए मैंने कैसे किया 1 2 2 4। ठीक है, ये आव्यूह ए है। अब मैंने क्या किया, ए डैश निकाला, इसका क्या निकाला, परिवर्त निकाला, ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ए इक्वल, तो इसके पंक्ति और स्तंभों को बदलो। तो जो पंक्ति के अवयव हैं 1 2, इसको मैं कहाँ डालता हूँ, कॉलम में, तो 1 2। दूसरी पंक्ति के अवयव को कॉलम में डालेंगे तो 2 4। तो देखिए आव्यूह में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, इक्वल क्या आ गया, ए, इसलिए आव्यूह ए क्या है, क्या है, इसलिए मैट्रिक जो ए है वो मेरा क्या है, सममित है। ये कितने ऑर्डर का सममित आव्यूह था, सेकेंड ऑर्डर का था। अब मैं 3 ऑर्डर का बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसे बनना है। ए इक्वल 1 -1 0, कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब 1 -1 0 यहाँ डाला तो -1 और 0 यहाँ भी डाल दूंगा। ठीक है, 2 6, अब देखिए 2 6 मैंने सेकंड पंक्ति में डाला, तो अब देखिए 2 तो यहाँ पे है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। इधर पर कोई भी एलिमेंट लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं लोग। ठीक, अब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो हुआ क्या, जो पहली पंक्ति है ये इसके कॉलम में आएगी। ठीक है, इन तीनों को कॉलम में डालूंगा तो 1 -1 0 हो गया। दूसरी पंक्ति के अवयवों को कॉलम में डालें, -1 2 6। तीसरी पंक्ति को कॉलम में डालें 0 6 9। तो देखिए कोई फर्क पड़ा, दोबारा हमको अगर ट्रांसपोज निकाला वही मैट्रिक दोबारा आ गया। तो इक्वल किसके हो गया, ए, तो इसलिए ए क्या है, क्या है, सिमेट्रिक है। इसलिए आव्यूह आपका मैट्रिक जो ए होगा वो मेरा कैसा होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। तो बनाने का तरीका देखा, जो एलिमेंट मैंने पंक्ति में लिखे उसको ही, पहली पंक्ति के अवयव को मैंने पहले कॉलम में भी लिखा, दूसरी पंक्ति के अवयव को दूसरे कॉलम में भी लिखा, और तीसरी पंक्ति के अवयव को मैंने किस में लिखा, तीसरे कॉलम में भी लिखा, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे वो। ठीक है, तो ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक है, अर्थात इसमें आव्यूह के परिवर्त की वैल्यू उसी आव्यूह के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं जिसको हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, इसको हम कहते हैं स्क्यू। विषम सममित आव्यूह को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होगा, यदि इसीलिए लिख देते हैं एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल ए आई जे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है m क्रॉस m। अब m क्रॉस m इसलिए हुआ क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है, विषम सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा यदि A ट्रांसपोज इक्वल -A हो। इट मीन्स क्या होगा, कोई भी आव्यूह विषम सममित आव्यूह कब बनेगा, जब उस आव्यूह के परिवर्त का मान उस आव्यूह के नेगेटिव आव्यूह के बराबर हो जाए। इट मीन्स A' -A के बराबर हो जाए। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर समझ जाएंगे। एग्जाम्पल हम कैसे बनाते हैं देखिए, और ये वर्ग आव्यूह क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा कि परिवर्त का मान उसी के बराबर है, तो इसका मतलब रो और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज करेंगे तो उनके नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये भी ख्याल करना है ना। तो इसलिए उस आव्यूह को क्या होना है, अरे जैसे सपोज दैट 2 क्रॉस 3 है, तो अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। अरे आव्यूह A 2 क्रॉस 3 का है, तो उसका ट्रांसपोज निकालने में क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे आव्यूह हमारे सममित और विषम सममित नहीं हो पाएंगे। अब ऐसे होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनके क्योंकि ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, क्यों ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब
ऐसे कौन से आव्यूह हो सकते हैं जिनका ट्रांसपोज निकालने में ऑर्डर चेंज ना हो। तो ऐसे होने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, है नहीं। तो इसलिए आव्यूह को क्या लिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक लिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए आव्यूह इक्वल मैट्रिक ए। देखिए कैसे बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए ये अवयव 0 होगा, ठीक, 1, यहाँ पर -1 0, ये लीजिए कोई भी नंबर। अगर आपको 1 अच्छा नहीं लग रहा तो आप 3 ले लीजिए, क्यों बहुतों को एलर्जी होती है 1 से, तो 3 ले लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ए डैश निकालूंगा। तो ए डैश इक्वल क्या होगा, देखिए इसका जो पंक्ति है उस एलिमेंट को मैं कॉलम में डालता हूँ 0 3, ठीक है, और इस एलिमेंट को भी किस में डालता हूँ, देखिए रो में है ना, इसको कॉलम में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 0। हुआ कि नहीं हुआ। अब हुआ क्या, ए डैश इक्वल ये आ गया। अब आपको जो पहला आव्यूह है उसके अंदर एलिमेंट देखिए, 0 तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो चेंज कौन कर रहा है, ये 3 और -3। क्योंकि एक चीज ख्याल करिए कि जहां पर i और j की वैल्यू इक्वल होगी, कोई भी एलिमेंट यदि a i j में यदि i इक्वल क्या होगा, j, तो उन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, विकर्ण के अवयव कहते हैं ना। और विकर्ण के अवयव अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करते हैं। देखिए ये 0, अरे A11 A22, इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। अब पोजीशन नहीं बदली तो इसका मतलब ये विकर्ण के अवयव है। अब विकर्ण के अवयव अपनी पोजीशन नहीं बदल ले तो यहाँ पर आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका हमारे नेगेटिव पे कोई माइनस से कोई फर्क ना पड़े। अब माइनस से कौन सा एलिमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस में भी 0 ही है, माइनस में भी क्या है, 0 है नहीं। क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि ए डैश इक्वल -a हो, है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस आव्यूह में से, इस मैट्रिक में से माइनस कॉमन लेता हूं। तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 0 3, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला -3, 0 हो गया। देखिए क्यों, इस आव्यूह को यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो बनेगा। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसमें से माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये जो आव्यूह आया, ये पहला आव्यूह जो आ गया उससे मैच कर गया कि नहीं कर गया, कर गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -a के इक्वल हो गई। तो ए डैश इक्वल -a। तो इट मीन्स जो आव्यूह ए है वो क्या है मेरा, इसलिए ए कैसा आव्यूह है, सममित है, नहीं कैसा, सॉरी सममित नहीं बल्कि क्या है, विषम सममित है, विषम। इसलिए आव्यूह मैट्रिक ए जो हो गया मेरा कैसा आव्यूह हो गया, एक विषम सममित आव्यूह हो गया। बहुत इजी है ना। चलिए अब एक ये 2 ऑर्डर का था, अब एक 3 ऑर्डर का दिखाते हैं और सीखिए कैसे बनना है। ठीक है, विकर्ण के अवयव को 0 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि -a के इक्वल होना है ना। और विकर्ण के एलिमेंट में अपनी पोजीशन चेंज करने में उनके साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो अपनी पोजीशन बदलेंगे नहीं, क्योंकि जो विकर्ण के एलिमेंट है वो वहीं पर रहेंगे। अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो विकर्ण पर आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो अपने, जो माइनस में भी वही है जो प्लस में है। तो ऐसा एलिमेंट केवल कौन सा मिलता है हमको मैथमेटिक्स में, 0, क्योंकि 0 प्लस में भी 0, माइनस में भी 0। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे कैसे, 0 क्योंकि A11 विकर्ण का अवयव है, 3 -2। देखिए अब मैंने ये पहले एलिमेंट मैंने रो में लिख दिए, लिखे ना। अब मैं करूँगा क्या, इसमें जो एलिमेंट मैंने रो में लिखे हैं उनका साइन चेंज करके कॉलम में लिख दूंगा। यहाँ पर +3 आया तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, है नहीं। यहाँ पर क्या आया था, -2 आया था तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा। ये लीजिए अपने आप साइन चेंज होंगे। देखिए अभी ये 0 था तो विकर्ण पर 0 आ गया, यहाँ पर 2 था, नहीं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिख दीजिए, कोई भी ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने 9 लिख दिया, क्या लिख दिया, 9। तो यहाँ पर अगर इस रो में 3 0 -9 आया तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक साइन चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर 9 आया तो यहाँ पर साइन चेंज करके 9 लिख दीजिए, -9। और यहाँ पर फिर क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए, क्योंकि विकर्ण में 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी जगह नहीं बदलेंगे। अभी आप देखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाएगा। देखिए अब इस रो को मैं कॉलम में डालता हूँ तो 0 3 -2 आ गया। इस रो को कॉलम में डालूंगा तो -3 0 9 आ गया। इस रो को कॉलम में डालूंगा तो क्या बनेगा, 2 -9 0 हो गया ना। अब देखिए ए डैश इक्वल ये बन गया है, बन गया ना। अब मैं करूँगा क्या, इस मैट्रिक में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अब इस मैट्रिक से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ए डैश इक्वल
माइनस कॉमन लूंगा तो हर एलिमेंट अपना साइन चेंज कर देगा, ठीक है, हर एलिमेंट से, क्योंकि आपने पढ़ा होगा किसी भी अवयव को अदिश से गुणन पढ़ा था, किसी भी अवयव को यदि मैं अदिश से गुणा करता हूं तो हर अवयव उस अदिश से गुणा होता है, मैं उस अदिश को बाहर ले रहा हूं, वो अदिश कौन सा है, -1 बाहर ले लिया ना, तो माइनस बाहर लेंगे तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, -2, देखिए हर अवयव अपने साइन चेंज कर रहा है, 3 क्या बन जाएगा, -3 क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले रखा है, कॉमन ले रहा हूँ ना, 0, -9 क्या बन जाएगा, 9, 2 क्या बन जाएगा, -2 क्या बन जाएगा, 2, 9 क्या बन जाएगा, -9, एंड 0 क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा। अब पता चला कि इसमें विकर्ण में 0 क्यों लेना है, क्योंकि ये जो विकर्ण के अवयव है अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पर हमको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसमें साइन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये मैट्रिक मेरा वही आ गया जो ए था, देखिए ए के इक्वल आ गया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल ए हो गया, तो इसलिए मेरा एक ऐसा अवयव है विषम सममित है, विषम सममित है। तो कोई टफ है, बहुत इजी सी आपकी सममित और विषम सममित की क्या है ये डेफिनेशन है। इन सारी डेफिनेशनों को आप क्या करेंगे, एक बार नोट करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, ओके। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, और आप बनाना भी सीख गए हैं। एक बार इनको बनाने का अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि विषम सममित अवयव का एग्जाम्पल दें, है नहीं, तो बनाना भी तो आना चाहिए, ठीक। अब आते हैं एक थ्योरम बनाते हैं, ठीक, एक थ्योरम को अब कंप्लीट करते हैं। तो हमारा थ्योरम है, क्या है थ्योरम, वास्तविक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ध्यान से देखेंगे, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस a डैश सममित तथा a माइनस a डैश क्या है, विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव होता है, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस a डैश क्या होगा, सममित होगा, और a माइनस a डैश क्या होगा, विषम सममित अवयव होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, a प्लस a डैश जो दिया है इसको मैं x मान लेता हूं, लेट x इक्वल क्या हो गया, a प्लस a डैश, अर्थात अवयव a और a डैश को यदि आप ऐड करेंगे तो एक नया अवयव आएगा, वो अवयव मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब सममित चेक करने का तरीका क्या होता है, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। किसी भी अवयव को सममित अगर दिखाना है तो क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो मैंने x ट्रांसपोज किया, इक्वल क्या हो गया, a प्लस a डैश हो गया का होल डैश हो गया, क्यों, x का होल डैश, अरे x का डैश किया तो इस पूरे की x की वैल्यू कैसे आई, a प्लस a डैश का होल डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक डेफिनेशन लगाएंगे, आपने पढ़ा हुआ था, बिकॉज a प्लस बी का होल डैश इक्वल क्या होता है, a डैश प्लस b डैश होता है ना, तो x डैश इक्वल क्या होगा, a डैश प्लस a डैश का होल डैश, डैश का मतलब हुआ ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब x डैश इक्वल क्या होगा, a डैश तो a डैश ही रहा, प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा, a, अरे इसकी प्रॉपर्टियां पढ़ी थी आपने, स्टार्टिंग वीडियो करके देखिए, उसमें a डैश का होल डैश इक्वल क्या है, a है। अब आपने पढ़ा होगा कि अवयव जो होते हैं योग पर क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं ना, तो a डैश प्लस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a डैश लिख सकता हूँ। तो ये जो घूम फिर के मेरा x ट्रांसपोज आया, वो घूम फिर के क्या आ गया, a प्लस a ट्रांसपोज आया, और वही वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो इक्वल फिर से किसके आ गया, x के आ गया। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, x की वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस a डैश है, तो इसलिए a प्लस a डैश क्या है,
सममित है। क्यों? क्योंकि सममित x हुआ, सममित कौन हुआ? x हुआ। क्यों? क्योंकि x ट्रांसपोज इक्वल x हुआ, इसका मतलब आव्यूह x सममित है और x की वैल्यू किसके इक्वल है? a प्लस a डैश है, तो इसका मतलब x सममित है तो a प्लस a डैश भी क्या होगा? मेरा सममित हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, a माइनस a डैश है, तो मैंने क्या किया, लेट इसको मैंने y आव्यूह मान लिया, y इक्वल क्या हो गया? a माइनस a डैश। अब इसको मेरे को विषम सममित चेक करना है ना, तो सममित और विषम सममित का परीक्षण कैसे होता है? उसका ट्रांसपोज निकाल के। सो y ट्रांसपोज इक्वल क्या हो जाएगा? a माइनस a डैश का होल डैश हो गया ना। तो ये प्रॉपर्टी है a प्लस बी का होल डैश इक्वल a डैश प्लस b डैश है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y डैश इक्वल a डैश माइनस a डैश का होल डैश लिख सकता हूँ। क्लियर? अब उसके बाद होगा क्या? y डैश इक्वल क्या आएगा? a डैश माइनस a डैश, a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल क्या हुआ? a हुआ ना। अब इसका सीक्वेंस ये बनाना है, तो ये सीक्वेंस बनाने के लिए इन दोनों में से मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस। तो मैंने इसमें से माइनस एलिमेंट कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस, और नहीं, माइनस वाला क्या बनेगा? प्लस, और प्लस वाला माइनस। तो ये माइनस वाला है तो इसको प्लस बना देते हैं, तो क्या बन गया? a, और प्लस वाला माइनस बन गया a डैश हो गया। ठीक है, अब बना क्या? y डैश इक्वल माइनस, ये वैल्यू किसकी थी? देखिए ऊपर y की थी, तो y डैश इक्वल किसके बन गया? माइनस y के बन गया। तो ये कंडीशन किसकी थी? विषम सममित थी ना जी। तो y की वैल्यू है किसके इक्वल? a माइनस a डैश मेरा क्या है? विषम सममित है, विषम सममित है। तो हो गया थ्योरम पूरा। क्यों? हमेशा आप ये नोट भी रखना है थ्योरम में कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक होगा और a माइनस a डैश क्या होगा? विषम सममित होगा। तो कोई टफ है? बताइए। बहुत इजी सा आपका एक थ्योरम है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक, आइए इसी थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए एक थ्योरम नंबर 2 पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है? नेक्स्ट थ्योरम, वन मोर थ्योरम। किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये थ्योरम आपका क्या कहता है कि आपका कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक है, उस स्क्वायर मैट्रिक को आप एक विषम सममित और एक सममित आव्यूह के योग के रूप में क्या कर सकते हैं? आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हमारे पास एक वर्ग आव्यूह, इसका प्रूफ है। ओके, माना ए क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। ए क्या है? एक वर्ग आव्यूह है। तो ए को मेरे को सममित में भी लिखना है और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। अभी देखेंगे आप कैसे होगा। तो सो ए इक्वल क्या हो जाएगा? ए को मैं ब्रेक कर देता हूं, देखो कैसे। अरे 1/2a प्लस 1/2a, देखिए। अरे 1 को कैसे लिखेंगे? हाफ प्लस हाफ इक्वल 1। अरे 1/2a धन 1/2a करिए, कितना होता है? पूरा ही तो होगा, a हो गया। अब मैंने कैसे किया? a इक्वल 1/2a। अब ध्यान देंगे, अब मैं कर क्या रहा हूं, इसके अंदर थोड़ा सा सममित और विषम सममित का है, तो मेरे को a अगर आया है तो उसका ट्रांसपोज लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? 1/2a डैश मैंने ऐड कर दिया। 1/2a डैश मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 1/2a डैश को क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। तो प्लस 1/2a पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये a आ गया, प्लस 1/2a डैश को मैंने माइनस भी कर दिया। कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं पड़ा। देखिए, ये 1/2a डैश से 1/2a डैश कट हो जाएगा, 1/2a प्लस 1/2a फिर से क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने किया क्या? इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन आया,
तो a प्लस ए डैश, इन दोनों में से फिर से मैंने 1/2 कॉमन लिया तो क्या बनेगा, a माइनस ए डैश बन गया। क्लियर, ये आपका a है। ठीक, अब आपको पता है बिकॉज a प्लस ए डैश क्या है, सममित है। देखिए a प्लस ए डैश क्या था, सममित था। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला थ्योरम हमने पढ़ा हुआ था। इस थ्योरम से इससे पहले वाला थ्योरम आपने क्या पढ़ा था कि a प्लस ए डैश हमारा क्या बनना था, एक सममित आव्यूह बनना था ना। इसलिए 1/2 a प्लस ए डैश, क्यों, अगर a सममित है तो उसका हाफ करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर एलिमेंट हाफ हो जाएगा। भी क्या होगा, सममित होगा, क्योंकि सममित की प्रॉपर्टी में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भी क्या होगा, सममित होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी थी, बिकॉज a माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित है। विषम सममित है। अब यदि आप विषम सममित आव्यूह के हर एलिमेंट का हाफ लेंगे तो विषम सममित में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, होगा ना, उससे उसकी प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भी क्या होगा, विषम सममित होगा, होगा ना। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, a इक्वल 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब देखिए ये आपका a जो था वो क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था ना, और ये पार्ट क्या है, सममित है, ये पार्ट क्या है, विषम सममित है। और सममित, देखिए ये पार्ट मेरा क्या है, सममित है, और ये पार्ट मेरा क्या है, विषम सममित है। तो इसका मतलब एक वर्ग आव्यूह a को आपने सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पहला पार्ट सममित है और दूसरा पार्ट विषम सममित है, और इस सममित और विषम सममित पार्ट को यदि आप ऐड करेंगे तो आपका स्क्वायर मैट्रिक क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एक वर्ग आव्यूह को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि एक, देखिए क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि जब हम एक आव्यूह को यदि हम ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट आपको सममित मिलेगा, एक आव्यूह क्या मिलेगा, विषम सममित मिलेगा। तो कंप्लीट हमारा थ्योरम। ठीक है, तो इन थ्योरमों को आज आप नोट करेंगे और डेफिनेशनों को थोड़ा ढंग से आप एक बार नोट करिए। ठीक है।